हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। मैंने आपको बोला था कि एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक आपको मैं कंप्लीट हिस्ट्री करवाऊंगा। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आज हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये टॉपिक पूरा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं PYQs लेके आऊंगा। पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो लेके आऊंगा, वो मैं जरूर लाऊंगा आपके लिए, वो मैं बना रहा हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक दो टॉपिक और हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक साथ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सरकार या फिर जो एग्जामिनर होते हैं वो पूछती है, संस्था पूछती है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन देखने का जो मकसद है वो मकसद क्या है। एक तो इस नोट्स में जो भी छूट गया, पहली बात तो कुछ छूटा नहीं है, जो भी छूट गया है एक दो फैक्ट ऐसे होते हैं शायद छूट जाए, ठीक है, तो वो कवर हो जाए। और दूसरा, पहला तो हो गया ये, और दूसरा क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह से क्वेश्चन बनाता है, कैसा उसका माइंडसेट होता है, तो हमें किस लेवल पे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के जो हमारा लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता। ये उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है। आपको पूरे पूरे लेक्चर इसी एक चैनल पे मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक। वैसे तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसका टाइम पीरियड दिया है, लेकिन जो सर्वमान्य जो टाइम पीरियड है वो है यही 2500 BC से 1750 BC तक। ये हमारे भारत की पहली सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका दूसरा नाम भी क्या है, इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इन दोनों नाम के पीछे कारण है कि ये नाम क्यों पड़े। हड़प्पा सभ्यता तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जिस क्षेत्र की खुदाई हुई थी वो थी हड़प्पा। और कोई भी नई चीज को जब खोजा जाता है तो जहां पर खुदाई होती है उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। तो हड़प्पा इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता। ये नाम क्यों पड़ा, अगर आपसे कोई पूछ लेगी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी क्यों पड़ा, तो आपको जैसे पता होगा कि ये भारत है, भारत पाकिस्तान, ये जो क्षेत्र है ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। यहाँ से सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं वो गुजरती है। ठीक है। तो ये सभ्यता थी, ये इसी के आसपास बनी थी। ठीक है। या फिर इनके जो अवशेष मिले हैं वो हमें सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां है उसके आसपास ही हमें इसके अवशेष मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है। 1856 में लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जानी थी। एक निंगम उस समय भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग जो बना था उसके जनक किसको माना जाता है, एक निंगम को। और ये बात कब की है, ये है 1856 के टाइम की, जब लाहौर से कराची रेल लाइन बिछाई जानी शुरू हुई थी। 1899 से 1905 के समय, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इस विभाग की स्थापना की गई 1905 में। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है, एक निंगम को। ठीक है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनको माना जाता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, 1905 में। तीसरा यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है किसके शासनकाल में की गई थी, या फिर उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। इस विभाग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, जॉन मार्शल को। चौथा क्वेश्चन। ठीक है। जॉन मार्शल इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे।
इन्होंने दो टीमें बनाई। ठीक है, दो टीम कौन कौन सी बनी थी? पहली तो बनी थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल अध्यक्ष थे इस विभाग के, और इन्होंने दो टीमों का गठन किया था। एक टीम तो बनाई थी दयाराम साहनी के अंडर में, और दूसरी टीम बनाई थी राखलदास बनर्जी के अंडर में। इन दो व्यक्तियों के नाम आप याद रखना। सबसे पहले जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने 1921 में हड़प्पा क्षेत्र की खोज किया। इन्होंने इसका उत्खनन करना शुरू किया था हड़प्पा क्षेत्र का। यह कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे पर। और दूसरा है राखलदास बनर्जी, इन्होंने 1952 में मोहनजोदड़ो जो है इसका उत्खनन करना शुरू किया था, और यह कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। लाहौर से कराची के मध्य। ठीक है, सिंधु घाटी में। तो इन दो क्षेत्रों में 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेल लाइन बिछाना शुरू किया गया था। तो उस समय कुछ ऐसी सफल प्राप्त हुए थे कि अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यहाँ पर कुछ पहले कुछ था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अनेक प्रकार की जो अधिकारी थे वो आए और उन्होंने वहां पर सर्वेक्षण किया। बाद में 1905 में भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? जॉन मार्शल बने। और ये किसके समय बनाया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का जो सर्वे जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है? ए कनिंघम को माना जाता है। जॉन मार्शल ने दो टीमें बनाई कि एक टीम तो करेगी हड़प्पा जो क्षेत्र है उसकी खोज, और दूसरी जो टीम है वो करेगी मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज। उसका सर्वेक्षण करेगी और पता लगाएगी कि उस सभ्यता थी या नहीं थी, वहां पर क्या था, कैसा था। दोनों जगह के लोग एक ही संस्कृति को अपनाते थे, इस कारण इसे सभ्यता कहा गया। मैंने सभ्यता की आपको पहले परिभाषा बताई थी कि जहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान एक जैसा हो तो वो सभ्यता कहलाती है। अब थोड़े सतलों के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट और जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता या आईवीसी, कहीं कहीं पे आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगी आईवीसी। आईवीसी का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस सिंधु वैली घाटी सिविलाइजेशन सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आकार या फिर आकृति कैसी है? तो कैसी है? त्रिकोणीय आकार का है। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इसका जो सबसे जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, जो नॉर्थ में क्षेत्र है वो है मांडा। कहां पर है? चेनाब नदी के किनारे। कौन सी जगह पे? जम्मू कश्मीर भारत में। ठीक है, सबसे उत्तरी क्षेत्र। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? मांडा चेनाब नदी। सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, ये कहां पर है? हिंडन नदी। कहां? ये कहां है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। तो दो स्थल आप याद रखना, सबसे उत्तरी क्षेत्र है मांडा जम्मू कश्मीर का, और सबसे पूर्वी क्षेत्र है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। कौन कौन सी नदियों पे? मांडा तो है चेनाब नदी पर, और आलमगीरपुर है हिंडन नदी पर। सबसे जो दक्षिणी जो बिंदु है, दक्षिणी जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का, वो सर्च किया गया था, वो उत्खनन किया था दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है, किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। और इसका जो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है सुतका गंडोर। सुतका गंडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सुतका गंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, कौन सी नदी पर? दास्क नदी।
तो इन चारों क्षेत्रों को आप याद रखना, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये चार चीज आप लोग याद रखना। सबसे उत्तरी है मांडा, सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी है दैमाबाद और सबसे पश्चिमी है सूतका गंडोर पाकिस्तान में। ठीक है, इसका आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये भारत है और यहाँ पर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र आ गया। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र आ गया। तो ये संस्कृति यहाँ पर बसी हुई थी पूरी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये पूरी संस्कृति बसी हुई थी। ठीक है, आप इसको याद रखना। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पाए गए हैं, पाकिस्तान में। मुख्यतः पाकिस्तान में सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं। विभाजन के बाद सारे सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में चले गए इसके। अब क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग इसका क्षेत्रफल है 14 लाख वर्ग किलोमीटर। 14 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग क्षेत्रफल 14 लाख वर्ग किलोमीटर है। और एग्जैक्ट बात करें 13,99,990 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। ये याद रखना आप इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ठीक है, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। यह शहरी सभ्यता थी, ये याद रखना। कैसी थी, शहरी सभ्यता। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, शहरी था, ग्रामीण था, मिश्रित थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या इनमें से कोई नहीं। तथा इस समय तांबा और टिन मिलाकर कांसा धातु बनाया गया था। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा इस समय हड़प्पा सभ्यता के समय लोह धातु बनाया गया था, तो ये गलत है। इसलिए कांसा का निर्माण किया गया, इसलिए इसको किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल हमने पहले देखा था, पाषाण काल के बाद ताम्र सभ्यता आई थी। तांबे का इस्तेमाल उस समय शुरू कर दिया था, तो तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया गया। ठीक है, यह सभ्यता नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली के कारण प्रसिद्ध थी। इसका और क्या नाम है, त्रिभुजाकार सभ्यता, क्योंकि ये त्रिभुज रूप में फैली हुई थी ऐसे करके। ठीक है, और कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस समय कांस्य का निर्माण किया गया, कांस्य धातु बनाई गई, तांबा और टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रकार की थी, जल निकासी व्यवस्था भी बहुत ही उत्तम प्रकार की थी, इसलिए ये प्रसिद्ध सभ्यता है। इसकी जो नगर नियोजन थी वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा, कि समकोण पर इसकी बिल्कुल सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, वो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर ऐसे काटती थी। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी सभ्यता थी, यहाँ पर मकान बने हुए थे। ठीक है, मकान के दोनों ओर, चारों ओर जहां भी जगह मिलती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये सड़कें हैं, समकोण पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ऐसी नहीं छोटी सड़कें हों या फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, वैसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सड़कें और समकोण पर काटने वाली 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, दूसरी जल निकासी प्रणाली इसकी बेहतर थी। वो कैसे थी, घर के बाहर नाली के, बड़ी बड़ी नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घर से जो गंदा पानी निकलता है वो बड़ी नाली में जाता है, मिलता है, तो इस तरह से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इस सभ्यता की नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली दोनों ही प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके नाम मैंने आपको बता दिए, त्रिभुजाकार सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका आकार कितना है, चलो मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्वरूप कैसा है, स्वरूप या आकार कैसा है।
त्रिभुजाकार। ठीक है, अब इसके स्थल नॉर्थ सबसे उत्तरी स्थल, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मांडा, ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर भारत में। सबसे साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, पूर्वी आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में। और सबसे पश्चिम में सूतका गंडोर, ये कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके अब ये बताएंगे सभी बच्चे कि ये किस किस नदी के ऊपर है। ठीक है, आप मुझे नदी का नाम बताएंगे कमेंट करके सारे बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे नदी का नाम बताएंगे। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। और एग्जैक्ट देखे तो 13,99,990 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आकार आ गया। इसके अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और त्रिभुजाकार सभ्यता। ठीक है, ये इनके और नाम है। इसके बाद हम देखें तो इसकी जो नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली के लिए ये स्थल प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो फिर से आते हैं अपने उसी टॉपिक पे जहां से हम पढ़ रहे थे। आप लोग इनके नोट जरूर बनाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ऐसे इसके नोट्स बनाना, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या है? पहले तो दे रखा है साल, दूसरा दे रखा है स्थल, तीसरा दे रखा है नदी, चौथा दे रखा है खोजकर्ता। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है, उसमें किस वर्ष किस स्थल की खोज की गई और किस नदी के किनारे है, और खोज की थी वो किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा की। इसी के नाम पर इसकी नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। कहां पर है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी। अध्यक्ष कौन थे उस समय? जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ठीक है, 1905 में किसकी स्थापना हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने जो विभाग पढ़ा था उस विभाग का नाम बताइए। उस विभाग के जो जनक या पिता है, जनक या पिता है वो कौन थे? ये दो को मुझे कमेंट करके बताना आप। दूसरा है 1922, 1922 में मोहनजोदड़ो, यह भी कहा है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और रखालदास आर.डी. बनर्जी, रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। 1927 में सूतका गंडोर पाकिस्तान में है। सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र वेस्टर्न, दास्क नदी के किनारे है। आरल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। 1931 में चौंदड़ो की खोज हुई थी, ये भी कहा है? पाकिस्तान में। सिंधु नदी के किनारे एम.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। 1953 में रंगपुर
कहाँ पे है? गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे है। माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी, या इसका खोज नहीं, उत्खनन किया था। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन थे? 1953 में फिर रोपड़ की, ये कहाँ पे है? पंजाब में, इस स्थल की उत्खनन हुआ था। ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज या उत्खनन किया था। उसके बाद 1953 में ही कालीबंगा की उत्खनन हुआ था। ये कहाँ पे है? राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। एक घोष ने इसका उत्खनन किया था। 1955 में कालीबंगा क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियां बनती थी, काली चूड़ियां, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा नाम पड़ा। ठीक है, काली चूड़ियों के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। अगला है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था। 1958 में किस क्षेत्र की खोज हुई थी? आलमगीरपुर। कहाँ है? मेरठ, यूपी में। यूपी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, और वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज या उत्खनन किया था। 1974 से 79 के बीच में दैमाबाद, महाराष्ट्र, इसका उत्खनन हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे है। रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी या उत्खनन किया था। 1990 में धोलावीरा, गुजरात, धोलावीरा कच्छ के रण में। ये जो गुजरात है, ठीक है, यहाँ पर जो कच्छ का रण है, इस क्षेत्र पे क्या है? धोलावीरा। आर.एस. ब्रिस्ट ने इसका उत्खनन किया था। 1990 में राखी गढ़ी, ये है हरियाणा में, सरस्वती नदी के किनारे। रफीक मुगल ने इसका उत्खनन किया था। और 1973 में बनावली, ये भी हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे। आर.एस. बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, तो ये जो मुख्य मुख्य स्थल थे, ये थे कि किस समय किसने इसका उत्खनन किया था। यहाँ पर बहुत ज्यादा, यानी कि एक तो बड़े बड़े नगर पाए गए हैं, दूसरे इनका क्षेत्रफल अत्यधिक है। मुख्य जो नगर थे वो यही थे। जैसे आज के टाइम में हम लेके चले कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, इस तरह के, जो कलकत्ता हो गया, इस तरह के जो नगर है, जो मुख्य मुख्य महानगर बोले जाते हैं, तो उस तरह के उस टाइम के ये महानगर थे। ठीक है, इनकी खोज हुई थी। उत्खननकर्ता कौन थे, किस समय हुई थी, किस नदी के किनारे, ये चारों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, छोटी मोटी कुछ जगहों को मिलाकर, बड़े जगह मिलाकर, सब जगहों को मिलाकर अभी तक लगभग 350 के आसपास है, या 350 से भी ज्यादा स्थल प्राप्त हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के। भारत में जो सबसे ज्यादा स्थल जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं गुजरात से। गुजरात से क्यों हुए हैं? क्योंकि गुजरात समुद्र तट के किनारे है, और पहले जो नगर बसते थे वो या तो समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे, यहीं पर रहते थे नगर। ठीक है, यहीं पर नगरों का विकास होता था। और अगर हम विश्व की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ मिले हैं? पाकिस्तान में। विश्व की क्यों? क्योंकि पहले तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये लगभग एक ही हुआ करते थे। ठीक है, पूरा हड़प्पा सभ्यता भारत के अंडर में था, लेकिन विभाजन, अफगानिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, और भारत अलग हो गया, तो वो 3 अलग अलग देश बन गए। तो विश्व में पूछ लिया, तो एक क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में। और विश्व में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, कहीं आप भारत के मुंह में ये बोल दो कि भारत में सबसे ज्यादा स्थल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो अलग अलग माना गया है, अनेक लोगों ने अलग अलग माना है। तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 बीसी का इसका टाइम पीरियड माना है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना, लेकिन इस टाइम पीरियड को खारिज कर दिया गया। उसके बाद कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन 14 डेटिंग की गई। इसमें इसका टाइम पीरियड आया 2500 से 1750 बीसी का। इसको लगभग इतिहासकारों ने माना है कि ये इसका टाइम पीरियड सही है। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स जो थे, इन्होंने इसका टाइम पीरियड 3500 से 2700 बीसी के बीच में निकाला। इसको भी इतिहासकारों ने नहीं माना। जो सबसे विश्वसनीय जो टाइम पीरियड माना था वो माना था
2500 से 1750 बीसी कार्बन डेटिंग के आधार पर इसकी गणना की गई थी। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक करके हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले थे, उत्खनन हुआ था, जो खोज हुई थी, उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक थके नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई थक गया है तो वो पानी वानी पी सकते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेकर बीच में हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, तो पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? अन्न रखने का जो भंडार गृह होता है, अन्न रखने का यानी अनाज रखने का जो भंडार गृह होता है उसको अन्नागार बोला जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है? अन्नागार। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में कि अन्नागार की प्राप्ति कहां से हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, रोपड़, आलमगीरपुर। ठीक है, तो कहां से हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, 12 कक्षों का है, सबसे बड़ी इमारत है। हड़प्पा में मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत है 12 कक्षों की, जो कि 6-6 की पंक्तियों में बने, यानी कि 6 इस साइड 6 इस साइड। ठीक है, ऐसे बने हैं ये कक्ष, पंक्तियों बने। यहां से प्राप्त मिट्टी में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। आपको क्वेश्चन देगा कि यहाँ पर बाजरा मिला है, कपास मिली है, कुछ और फसलों के नाम दे देगा। ठीक है, तो क्या किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ के। चावल मिला है, कुछ भी दे सकते हैं, तो आप इन दोनों के नाम याद जरूर रखना, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की ये क्या थी? प्रमुख फसल थी। यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान भी खोजा गया। उस कब्रिस्तान का नाम क्या था? R37 या समाधि 37, इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया। यहाँ पर कुल कितने कंकाल मिले? 57 कंकाल मिले, 57 बॉडी मिली है, जिसमें 20 तो खराब हो गए और जो 37 थे वो बिल्कुल सही है। इसी के कारण इसका नाम क्या बना? R37। ठीक है, 37 क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो कंकाल मिले हैं उसमें 37 कंकाल बिल्कुल सही अवस्थाएं पाए गए, इसलिए इसका नाम R37 मिला। कब्रिस्तान का खोज हुई हड़प्पा में। सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। 2 चीजें आप लोग याद रखना। इस कब्रिस्तान में लोगों को सिर उत्तर तथा पैर दक्षिण में करके दफनाया जाता था। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो कैसे दफनाते थे? ऐसे करके, ये पैर, ठीक है, ऐसे दफनाते थे लोगों को, नॉर्थ की तरफ सर और साउथ की तरफ इनके पैर। और क्या इंपॉर्टेंट है? अब शवों को दफनाने की प्रथा कहां पे थी? हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो में क्या होता था? दाह संस्कार, शवों का दाह संस्कार प्रथा थी। शव के साथ कुत्ता दफनाने की जो प्रथा थी वो कहां पे थी? रोपड़, पंजाब में। अब आपसे क्वेश्चन तीनों में पूछेगा कि शवों का दाह संस्कार की प्रथा कहां पर थी? 4 स्थल दे देगा, उसमें क्या आएगा? मोहनजोदड़ो ऑप्शन। दफनाने की प्रथा हड़प्पा में। ठीक है, और शवों के साथ कुत्ते दफनाने की प्रथा कहां थी? रोपड़ में। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से शवों के साथ कुत्ते दफनाने की परंपरा थी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे, कहां पे थी? रोपड़ में। और यहां से क्या मिला है? उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है, उर्वरता की देवी उसको माना गया है। स्त्री के गर्भ से उगते हुए पौधे का निकलना, जिसका मतलब था कि धरती से पौधों का उगना, जिसे हमारे
सर्वेक्षणों ने माना कि धरती की पूजा की जाती थी। यानी एक यहाँ से क्या मिला है, ये कैसी जो सभ्यता थी, महत्व प्रधान सभ्यता थी। जैसे आज का समाज कैसा है, पितृ प्रधान है, वैसे ही उस समय मातृ प्रधान ये सभ्यता मानी जाती है, क्योंकि उस समय देवी की मूर्ति मिली थी, उनके गर्भ से एक पौधा निकल रहा था, ऐसी एक मूर्ति वहां पे पाई गई है हड़प्पा में। तो जो भी सर्वेक्षण करता थे, जो भी इतिहासकार है, उन्होंने माना कि धरती की इस समय पूजा की जाती है, और जो मूर्ति स्वरूप है वो धरती माता थी। ठीक है, उनके गर्भ से पौधा निकल रहा था। और क्या क्या मिला है, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र है, पित्तल का बना एक इक्का है, शंख का बना हुआ एक बैल है, बटन के आकार की मोहरें मिली है, ईंटों के बने चबूतरे मिले हैं, गेहूं और जौ के अवशेष मिले। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी यहाँ की इमारत है, 12 कक्षों की है, और 6 कक्षों की 2 पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद क्या मिला है, अन्नागार से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर इसकी खेती होती थी। और क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति जिनके गर्भ से पौधा निकल रहा है। ठीक है, उनको क्या माना गया है, धरती माता माना गया है। और क्या मिला है, शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल। और क्या मिला है, मोहरें। कब्रिस्तान, जिसका नाम क्या है, R37। R37 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 37 जो कंकाल है वो बिल्कुल सही अवस्था में मिले हैं। और यहाँ का जो संस्कार व्यवस्था थी वो कैसी थी, दफनाने की, दफनाना, शवों को दफनाना, ये ऐसी प्रथा थी। और दाह संस्कार यानी शवों को जलाना, वो कहाँ की है, मोहनजोदड़ो की। दफनाना तो कहाँ की है, हड़प्पा की। और जलाना, शवों को जलाना, वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और शवों के साथ कुत्तों को दफनाना, कुत्ते दफनाना, ये कहाँ की प्रथा है, मुझे कमेंट करके बताएं अभी। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं हड़प्पा सभ्यता की, आप इनके नोट्स बनाना और इनको अच्छे से याद करना हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब दूसरा जो स्थल है जो इम्पोर्टेंट है वो है मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये प्रमुख नगर है, यहीं से हमें पूरी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अतः इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही यही है। ठीक है, यहाँ की जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है, अन्नागार, और उसके अलावा एक है विशाल स्नानागार, यानी कि एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल यहाँ से मिला है। अन्नागार तो मिले ही, अनाज के भंडार गृह मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक स्नानागार भी मिला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, या लंबाई चौड़ाई और गहराई, लंबा 11.88 मीटर, चौड़ा 7.1 मीटर और गहरा 2.43 मीटर है। ठीक है, अभी तक ये पता नहीं कि ये स्नानागार किसके लिए था, जैसे कि आज के लिए, आज जैसे स्प्लैश होते हैं, स्प्लैश पार्क होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, वैसा था, या फिर कोई धार्मिक काम के आता था, कैसे थे, शाही स्नान करने के लिए आता था या पब्लिक के लिए था, अभी तक इसका सही से साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अनुमान लगाया जाता है, क्या अनुमान लगाया जाता है कि ये जो स्नानागार था या स्विमिंग पूल था, धार्मिक क्रियाकलापों के दौरान शाही स्नान करने के काम आता था। यानी जब भी जो राज परिवार में कोई भी धर्म का काम होता था, तो जो राज परिवार के लोग होते थे वो इसमें स्नान करके ही कोई धार्मिक क्रियाकलाप करते थे। ठीक है, तो ये इसका एक अनुमान लगाया जाता है, बाकी कन्फर्म इसके साक्ष्य नहीं मिले कि ये किस काम आता। ठीक है, और इस स्नानागार के बाहर अनेक छोटे छोटे रूम भी मिले हैं, जो क्या है,
बाथरूम, यानी कि वहां पर कपड़े बदलने का काम किया जाता था। और क्या मिला है? नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। नृत्य के देवता भगवान शिव का स्वरूप इसको माना जाता है। नटराज मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उसके अलावा स्वास्तिक चिन्ह, पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली, आंख बंद किए हुए एक पुरोहित है, ठीक है, वर्तमान मोदी जी जैसे दिखते हैं वो। कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति, महाविद्यालय भवन, श्रृंगारदान, प्रत्येक मकान में एक कुआं, सूती वस्त्र, घोड़े के दांत, हाथी कपालखंड और गला हुआ तांबा। अब यहाँ पर क्या मिला है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र मिला है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसकी खेती होती थी? कपास की। अब क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी या नहीं, तो आप बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाई नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखिए, सूती वस्त्र मिला है तो मतलब कहीं ना कहीं कपास की खेती होती थी, उसी से सूती वस्त्र बनते, ठीक है। अब ये चीज याद रखना कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, पुरोहित राजा की मूर्ति, कांस्य की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। ये कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कांस्य की जगह दे देगा तांबा, टीन, कुछ भी दे देगा, लेकिन कांस्य की मूर्ति है। महाविद्यालय भवन, श्रृंगारदान, प्रत्येक मकान में एक कुआं है, ठीक है। ये मकान जो बने हुए थे उनके मध्य में प्रत्येक मकान में कुआं मिला है, ठीक है, और गला हुआ तांबा भी मिला है। तो ये चीजें आप याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या स्थल मिले हैं, क्या क्या चीजें मिली है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अब तीसरा स्थल है चंद्रो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी कहां पे है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। और ये स्थल एक दूसरे से काफी दूर है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। यह इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। बाकी जो स्थल मिले हैं वो सारी की सारी सभ्यता वहां पे कैसी थी? शहर के जैसी। लेकिन जो चंद्रो है वो ग्रामीण इलाका था, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, उससे पहले जो सभ्यता थी हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा से पहले की सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? शहरी। और हड़प्पा के बाद जो सभ्यता बनी वो भी कैसी बन गई? ग्रामीण। क्योंकि किसी क्षेत्र का विकास होता है सबसे पहले वहां पर एक दो घर बसते हैं, उसके बाद पूरा गांव बसता है, उसके बाद धीरे धीरे अर्थ क्रियाकलाप उसके बढ़ने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है? शहर का निर्माण होता है। और जब उस शहर का डिक्लाइन होने लगता है, पतन होने लगता है, तो फिर से वहां पर क्या बनने लगती है? एक ग्रामीण सभ्यता का विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है चक्कर, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण, ठीक है। तो चुंदड़ो क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इसके बारे में, ग्रामीण सभ्यता थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पर कच्ची गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची गोल ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चौंदड़ों से, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साक्ष्य और क्या? बेलनाकार मोहरें मिली है यहाँ से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ से मिला है? चौंदड़ों से। लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? चौंदड़ों से। और अलंकृत हाथी चित्र कहाँ से मिला है? चौंदड़ों से। तो ये चीजें कुछ चौंदड़ों से प्राप्त हुई है। बाकी तो वो ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसका व्यापार एक दूसरे से होता था, मोहरें मिलने स्वाभाविक है, ठीक है। कैसी मोहरें मिली है? बेलनाकार मोहरें मिली है। कच्ची गोल ईंटों के मकान बने हुए थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। और ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र यहाँ से मिला है। अब अगली सभ्यता लोथल। यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था? ठीक है, चार ऑप्शन देगा। पहला तो देगा हड़प्पा ही, दूसरा देगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, तीसरा देगा आपको कालीबंगा, और चौथा आपको देगा लोथल, ठीक है।
और आजकल तो आरपीएससी ने या फिर राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उसमें एक ऑप्शन और आने लगा कि नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, यानी मैं इस प्रश्न को हल करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो कौन सा स्थल है? लोथल। लोथल क्या है? हड़प्पा क्षेत्र का बंदरगाह। और इसको क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी बताया गया है, क्योंकि ये क्या है? एक बंदरगाह क्षेत्र। हड़प्पा की दो प्रशासनिक राजधानियां थी, जुड़वा बहने, जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये तो थी इसकी प्रशासनिक राजधानियां। और वाणिज्यिक राजधानी किसको बनाया गया है? वो है लोथल बताया जाता है। ठीक है, लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन बनेगा फारस की मुद्रा किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो लोथल से, जिससे पता चलता है कि उस समय लोथल का फारस या ईरान से व्यापार होता था। डॉकयार्ड मिले हैं, जहाजों की गोदी, डॉकयार्ड यानी कि जहां पर जहाज रुकते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं, बंदरगाह। ठीक है, घोड़ों की अस्थियां मिली है, चावल के दाने मिले हैं, हवन कुंड मिला है, 3 युगल समाधियां मिली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, युगल समाधि कहां से मिली है? लोथल से। 3 युगल समाधि कहां से मिली है? और इसके अलावा मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। मम्मी क्या होती है? जो मिस्र की सभ्यता थी उसमें जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता था कि उसको जैसे पट्टियां लपेट कर और एक बक्से में बंद करके दफनाया जाता था, ताकि मम्मी वो सुरक्षित रहे। ठीक है, ऐसा कुछ किया जाता था, उसको मम्मी बोलते हैं। मिस्र की सभ्यता जो थी उस पे वहां पर ऐसा दाह संस्कार का रिवाज था, या दफनाने का, या जो भी था वहां का सिस्टम था मृत्यु के बाद का। शरीर पर लेप लगाकर पट्टी लपेट देते थे। ठीक है, जिससे वो बॉडी खराब ना हो, ऐसा कुछ वहां का रीति रिवाज था, तो उसको मम्मी बोलते हैं। ठीक है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, 3 युगल समाधियां यहाँ से मिली है। लोथल आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एक बंदरगाह क्षेत्र था। अब है कालीबंगा। कालीबंगा से इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियां प्रसिद्ध है। काली बंगा यानी चूड़ी, बैंगल्स। साक्ष्य क्या है? सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। एग्जामिनर पूछेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से। काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियां, ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम कालीबंगा पड़ा। हल के निशान भी मिले हैं, हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। घर निर्माण में वर्गाकार कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। आप मुझे अभी मैंने आपको एक पढ़ाया था, कमेंट करके बताना कि कच्ची गोल ईंटें, उससे मकान कहाँ पे मिले हैं, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो कमेंट करके बताना। और युगल समाधियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। युगल यानी जोड़े में समाधियां बनी हुई है। हवन कुंड कहाँ? हवन कुंड यहाँ से ही प्राप्त हुआ है, लोथल से भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, लोथल से युगल समाधियां प्राप्त हुई है, कालीबंगा से भी प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको जैसे ऑप्शन में ऐसे जोड़ा बनाकर दे देगा, कालीबंगा। निम्नलिखित में से हवन कुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, लोथल। ठीक है, कालीबंगा, हड़प्पा, हड़प्पा, लोथल। और आपको चौथा ऑप्शन देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, तो कालीबंगा और लोथल। ऐसे ऐसे गुट बनाकर भी आपको दे सकते हैं, या फिर मिलान में दे देगा आपको। जैसे मिलान वाले क्वेश्चन का आएगा, जैसे एक तरफ दे देगा स्थल, दूसरी तरफ दे देगा इसके साक्ष्य। स्थल में कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक ऑप्शन और दे देगा आपको, लोथल। ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट, 4 साक्ष्य दे देगा।
बंदरगाह, जुते हुए खेत, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको माता देवी की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति। ठीक है, अब मिलान करके आपको वही 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें कौन सा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप लोग इनको एक एक चीज को याद रखना। ठीक है, अब थोड़ी सी रही है हमारी ये क्लास, 5-7 मिनट की, 5-10 मिनट की, तो इसको कर लेते हैं पूरा। अब है बनवाली, बनया बनावली। ठीक है, हल्की आकृति के बने खिलौने, तिल के साक्ष्य, सरसों के ढेर। ठीक है, अच्छी किस्म के जो, नालियों के अवशेष, माता देवी की मूर्ति, पशु एवं मनुष्यों की मूर्ति, पकी हुई मिट्टी की मोहरे। ठीक है, अब माता देवी की मूर्ति यहीं से मिली है, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था उसमें इसका नाम नहीं दिया तो हड़प्पा का दे दिया, वहां से मिली है, तो क्या होगा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा कि एक 2 अलग अलग स्थल है वहां से एक जैसी चीजें प्राप्त हुई है, तो एक में दोनों के नाम दे देगा। ठीक है, तो ये साक्ष्य आप याद रखना, इसमें कौन क्या क्या मिला है। उसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 14 मूल चिन्ह मिले हैं। इसकी जो लिपि है हड़प्पा सभ्यता की, वो कैसी है, भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक क्या, किलाक्षर, किलाक्षर यानी कील के जैसे अक्षर हैं इसके, भावचित्रात्मक है यानी भावना प्रकट की गई है इसकी लिपि में। ठीक है, भावात्मक है इसकी लिपि, और जिसमें पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे अब ये जो लिखा हुआ है जैसे सरसों का ढेर, ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। ठीक है, इसी तरह इसकी जो लिपि थी, जो लिखा हुआ था, वो कौन सी है, भावनात्मक, भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। ठीक है, डिकोड नहीं किया गया। यह लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन लिखने का पता चला है, पढ़ी तो नहीं जा सकी लेकिन लिखने का पता चला है। वो है कैसे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, और फिर लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, जैसे ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ये कोई पेज है उसका लेफ्ट और राइट हो गया। तो पहली जो लाइन थी वो थी ऐसे, ठीक है, दूसरी लाइन लिखी गई है ऐसे, तीसरी लाइन लिखी गई है ऐसे, चौथी लाइन लिखी गई है ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक ऐसे सर्पिलाकार, ऐसे 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 लिखी गई है उसकी लिपि। ठीक है, तो दाएं से बाएं ये सर्पिलाकार है। ठीक है, तो लिपि पढ़ी नहीं गई है, लिपि कैसी है, भावचित्रात्मक लिपि है इसकी, इसका नाम आप याद रखना। 14 मूल चिन्ह मिले हैं, जो चित्र मिले हैं वो 14 प्रकार के चिन्ह इसमें मिले हैं। ठीक है, जिनको डिकोड करना भी बाकी है। इसका मतलब क्या है, अब है हड़प्पा सभ्यता का आयात और निर्यात है, यानी हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक, इतनी बड़ी सभ्यता थी तो एक व्यापारिक सभ्यता भी थी। व्यापारिक के अंदर हमने देखा था, वो आप व्यापारिक राजधानी इसकी कौन सी है, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। टिन कहां से, फारस और अफगानिस्तान से व्यापार होता था टिन का। ठीक है, तांबे का व्यापार बलूचिस्तान और खेतड़ी राजस्थान से तांबे का व्यापार होता था। चांदी का व्यापार किन से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तभी तो वहां पर फारस की हमें कुछ मोहरें मिली थी चूंदड़ों से। सोने का व्यापार कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से। शिलाजीत का जो व्यापार था वो हिमालय से था, और नील रत्न का जो व्यापार था वो बंदकशाह अफगानिस्तान से था। ठीक है,
तो ये वस्तुएं, कुछ वस्तुएं इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं और इनका व्यापार कहाँ से होता था, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है, तो आप इनको याद रखना। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन दिखाया था मिलान वाला, वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तरफ देगा वस्तुएं, एक तरफ देगा क्षेत्र, जैसे 3 तांबा चांदी और सोना दे दिया, फारस, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और कर्नाटक या ईरान दे देगा, ठीक है। तो आप लोग इन स्थल को याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें देख लेते हैं इसके बारे में, फिर क्या करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं तथा घर ग्रिड शैली का मुख्य द्वार सड़कों पर ना खुलकर पीछे खुलता था, गलियों में संपन्न लोगों का घर खुलता था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये इसकी चौड़ी सड़क है हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। यहाँ पर मकान बना हुआ है, यहाँ से एक गली निकल रही है, तो जो घर का गेट है वो यहाँ पर ना खुलकर, यानी कि यहाँ पर ना खुलकर इस गली में खुलता था, ठीक है। ये छोटी एक गली है, फिर यहाँ पर एक मकान हो गया, यहाँ से गली निकल रही है, ठीक है। ये मुख्य सड़क होगी, यहाँ पर भी ये मुख्य सड़क है, ऐसे सड़कें एक दूसरे को काटती हुई है, ये मुख्य सड़क है। मुख्य सड़कों के बीच में जैसे पतली पतली छोटी गलियां होती है, तो वहां पर इनके दरवाजे थे, ठीक है। मेन जो गेट था वो, मकान के कोनों में एल आकृति की ईंटों का प्रयोग तथा नालियां थी, ठीक है। एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था और क्या थी, नालियां भी वहां पर थी। लोथल में एक घर का द्वार मुख्य सड़क पर खुला हुआ मिला, जो संभवतः लोथल का प्रमुख घर होगा, ठीक है। मुख्य वो सामान्यतः तो क्या होता था कि मुख्य जो मेन जो सड़क वो थी, मेन रोड थी, उसके ऊपर किसी भी घर का जो गेट था, मेन गेट था, वो नहीं खुलता था। लेकिन लोथल में एक ऐसी जगह मिली है जहां पर जो गेट है वो मेन रोड पे खुलते हैं, तो हो सकता है कि वो वहां के प्रमुख घर रहे हों, ठीक है। तो सभ्यता के जो अंत हुआ था उसके बारे में भी अनेक इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, जिसमें समय के साथ धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण माना गया है। अनेक प्रकार के कारण माने थे कि आक्रमण हो गया था, बाढ़ आ गई थी, आग लग गई थी, ठीक है। तो एक स्थल पे तो ये ठीक है, ये चलता है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है बाढ़ आ गई थी, तो ये मोहनजोदड़ो में बाढ़ आई थी, बार बार बाढ़ आई थी, लेकिन हर स्थल पे बाढ़ नहीं आई, तो धीरे धीरे क्रमिक किसका पतन हुआ था, कहीं पर बाढ़ आई थी, कहीं पर सूखा हुआ, जैसे कालीबंगा का क्षेत्र था, वहां पर क्या हुआ था, उस समय सरस्वती या घग्गर या सरस्वती नदी का पानी अच्छा था, तो हरियाली थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पानी सूखने लगा, तो वहां पर आज क्या है, वर्तमान में रेगिस्तान बन गया। तो इस तरह से वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ और सभ्यता का धीरे धीरे अंत भी होने लगा, ठीक है। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता। आज हमने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है, पूरी तरीके से पढ़ लिया जो भी इसमें पढ़ना था। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा, उसमें कुछ हमारा जो फैक्ट छूट गया होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप ये भी देखोगे कैसे हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्लास में पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है। 1 घंटे की लमसम ये क्लास बनी है हमारी, 1 घंटे की क्लास है। तो आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और इसी तरह से हमारी जो क्लासेज है वो देखते रहना। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा ही आपको क्वालिटेटिव जो कंटेंट है वो इस चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।